हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मूल आवेश के बारे में बताऊंगी। मूल आवेश यानी कि फंडामेंटल चार्ज और इसका क्वांटम नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले मूल आवेश। मूल आवेश होता क्या है? मूल आवेश का मतलब आपको पता है, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, उसका जो सबसे कम न्यूनतम जो उसकी क्वांटिटी है उस आवेश की, उसी को हम मूल आवेश कहते हैं। यानी कि मूल आवेश को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और इस जो हमारी नेचर है, इसमें जो ई आवेश है उससे छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। यानी कि आवेश की जो फंडामेंटल यूनिट है वो ई है। तो यही आपका फंडामेंटल चार्ज है। तो अब इसका है क्वांटम नेचर। क्वांटम नेचर क्या है इसका? तो क्वांटम नेचर इसका ये है कि जो चार्ज है इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास कोई चार्ज होगा तो वो ई के मल्टीपल के रूप में होगा। यानी कि ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e। और पॉइंट में नहीं होगा और डिवाइड यानी कि डिवीजन नहीं हो सकता इसका। तो डिवाइड यानी कि 0.7, 0.5, 0.25 ई कभी नहीं हो सकता। तो जो चार्ज है इसकी क्वांटम प्रकृति यही है कि चार्ज को हम किसी भी अनसर्टेनिटी पे डिवाइड नहीं कर सकते। ये ओनली किसके मल्टीपल होता है? ई के मल्टीपल। तो यही है आपका क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक होता है, यानी कि उसको माइनस ही लिखेंगे। प्रोटॉन पे आवेश प्लस ही होता है, उसको प्लस ही रखेंगे। और अल्फा कण पे आवेश 2 × ई होता है, यानी कि 2 इकाई धन आवेश होता है उसमें अल्फा कण पे। तो फंडामेंटल चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा आवेश पाया जाता है? यानी कि आपको पता है फंडामेंटल चार्ज से जो कोई भी चार्ज क्या होगा, ई के मल्टीपल में होगा। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ई वाला ऑप्शन सही है। जिसमें ई है वो ऑप्शन सही है, डिवीजन नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो इसको Q = Ne के फॉर्मूले में रख के यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकाल देंगे। Q = Ne में n = हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू हो गई 1 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपको आंसर निकल जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले आप इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है जब दो आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल्सन करते हैं तो वो एक फोर्स के कारण करते हैं। यानी कि अगर दो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम चार्ज आपको पता है एक दूसरे को जो है रिपल करते हैं, तो ये रिपल करने के लिए एक फोर्स पैदा होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और एक दूसरे को अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट करने के लिए भी एक फोर्स पैदा होगा, इसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब है आपका कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम यही है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होता है, बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज, जो जैसे आपने 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 ले रखे हैं, दोनों के बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगेगा वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो दोनों जो चार्जेज हैं उन दोनों के क्वांटिटी पर, यानी कि उन दोनों के फोर्स डिपेंड करता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेज, यानी कि F = Q1 Q2। और दूसरा फोर्स जो है वो डिपेंड करता है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी कि F = 1/R²। तो इनको आप कंबाइन कर देंगे तो आपका मिलेगा F = K Q1 Q2/R²। अब जो K है एक्सपेरिमेंटली, K की वैल्यू, K हमारा एक कांस्टेंट है, K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो है ये आती है 9 × 10⁹। अब आपको इस फॉर्मूले में रखना है F = 9.0 × 10⁹ Q1 Q2/R² न्यूटन। ये आपका फोर्स हो गया। तो आगे आप इसको मॉडिफाई करके जो K की वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है 1/4πε0। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया 1/4πε0 Q1 Q2/R² न्यूटन। यानी कि 2 चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब इसमें एक न्यू टर्म आई है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 जो है
एप्सिलॉन जीरो को हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक करैक्टर है ये, जिसके कारण चार्ज पे फोर्स अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक करैक्टर ड्यू टू विच फोर्स इज अप्लाई टू द चार्ज। तो अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफ और एप्सिलॉन जीरो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देन मोर परमिटिविटी लेस द फोर्स। तो ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया एप्सिलॉन जीरो। इसकी वैल्यू आप निकालते हैं 1/4 एप्सिलॉन जीरो को हम के कहते हैं। हमने के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ रखी है। तो आप एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू यहाँ से 4 × पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। तो इनको आप कैलकुलेट करके एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आ जाती है आपकी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए इसको हम आप रिप्लेस करते हैं। एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2/r² हो जाता है फॉर्मूले में। तो अब 1/4 तो कांस्टेंट है। एफ की यूनिट आपको पता है, फोर्स की यूनिट होती है mLT⁻², और Q और Q दो हैं, यानी कि Q इक्वल्स टू IT होता है, I की होती है A और T की T होती है। तो A² T² हो जाएगा इसकी जगह पे, और R² की जगह पर हो जाएगा L²। तो यहाँ से आप डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 a⁻2, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कूलम्स लॉ है। तो अब है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या जो है कंपैरिजन है, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो इसमें पहला डिफरेंस आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है चार्जेस के बीच में लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो आपके चार्जेज हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्जेस से लगता है। तो चार्जेस 2 टाइप्स के हो सकते हैं, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें जो मास यूज होता है वो एक ही टाइप का होता है। तो ये इसका फर्स्ट रिजल्ट है। और सेकंड रिजल्ट, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों जो चार्जेज हैं उनके बीच जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जो मासेस हैं उनके बीच जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता है। और थर्ड इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/r², और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है F इक्वल्स टू G m1 m2/r²। जो इसमें जो दोनों आप इक्वेशंस देखते हैं दोनों जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, यानी कि दोनों में जो इन्वर्स स्क्वायर का मतलब दोनों जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो थर्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपने अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो दो प्रोटॉनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में 10⁻36 टाइम्स बड़ा होता है, और जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच और इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच ये होता है 10⁻43 टाइम्स बड़ा होता है। तो ये इसके कुछ कंपैरिजन्स थे।